Hello viewers, I am Deepti. Today I am going to cover competency focused practice question for ICSE class 10 geography and first question is based on Indian map. जैसे कि मैंने आपको अपनी लेटेस्ट वीडियो जो मैप से रिलेटेड थी कि लेटेस्ट अपडेट बाय CISE ऑन इंडिया मैप वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने आपके साथ काफी सारे क्वेश्चन शेयर किए थे। आप देख सकते हो कुछ क्वेश्चन इसमें सेम उसी में से आए हैं। मतलब इस टाइप के क्वेश्चन ही आपको इस बार इंडिया मैप के क्वेश्चन में देखने के लिए मिलेंगे जो 10 मार्क आपके कैरी कर रहा है। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज मार्क एंड नेम अ लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा रिवर दैट इज फेमस फॉर फ्लड्स। तो आंसर इज कोसी। अब इंडिया के मैप पे तो आप मार्क कर लोगे, मैं तो सिर्फ अभी आंसर्स डिस्कस कर रही हूँ। मार्क एंड नेम द हिल रेंज लोकेटेड बिटवीन रिवर्स नर्मदा एंड तापी। आंसर इज सतपुरा। मार्क एंड नेम अ रिवर फ्लोइंग थ्रू अ रिफ्ट वैली विच इज नर्मदा। मार्क एंड नेम द सिटी थ्रू विच आवर स्टैंडर्ड मेरिडियन पासिस, यानी कि प्रयागराज इलाहाबाद। मार्क एंड नेम अ हिल कॉल्ड ब्लू माउंटेन, नीलगिरी हिल्स। मार्क एंड नेम अ कोस्ट गेटिंग रेन इन रिट्रीटिंग मॉनसून टाइम, वापस जाने के टाइम पे, तो कोरोमंडल कोस्ट। मार्क एंड नेम द पीक शेयर्ड बाय नेपाल एंड इंडिया विच इज कंचनजंगा। मार्क एंड नेम अ रिवर कॉल्ड द सॉरो ऑफ बंगाल, तो कौन सी बंगाल की रिवर है? दामोदर। मार्क एंड नेम द लैटिट्यूड मार्किंग द नॉर्दर्न लिमिट ऑफ द सन्स एपरेंट मूवमेंट। जैसा कि आपको पता है कि सन की एपरेंट मूवमेंट कहां तक होती है? ऊपर 23.5 डिग्री नॉर्थ यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और नीचे 23.5 साउथ यानी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। बट इन्होंने नॉर्दर्न लिमिट बोला है तो आंसर विल बी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो डायरेक्टली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या 23.5 डिग्री नॉर्थ ना बोल के क्वेश्चन को बहुत अच्छे ढंग से ट्विस्ट किया गया है। मार्क एंड नेम द कमर्शियल कैपिटल ऑफ इंडिया which is Mumbai. Mark and name the gulf between India and Sri Lanka, which is Gulf of Mannar. Mark and name the wind bringing rain in winter in northern India, which is western disturbances. जैसा कि आपको पता है bringing from Mediterranean region of West Asia. Name mark and name a river port. तो कोलकाता रिवराइन पोर्ट के नाम से आपने पढ़ा है। मार्क एंड लेबल एन एरिया विद लेटेराइट सॉइल, तो समिट्स ऑफ ईस्टर्न घाट या फिर समिट्स ऑफ गैरो एंड खासी हिल्स भी आ सकता है। अगर उन्होंने पर्टिकुलरली नॉर्थ ईस्ट में मेंशन किया होगा तो हम इसमें ये भी लिख सकते हैं, अदरवाइज समिट्स ऑफ ईस्टर्न घाट भी हम लिख सकते हैं। 15th क्वेश्चन इज मार्क एंड लेबल द डायरेक्शन ऑफ साउथ वेस्ट मानसून विंड। तो साउथ वेस्ट मानसून विंड के लिए हमको दोनों ब्रांचेस दिखानी होती हैं। लेफ्ट में हम नीचे की तरफ से अरेबियन सी ब्रांच के लिए करंट को दिखाने के लिए 3 एरोज लगाते हैं और राइट हैंड साइड में बे ऑफ बंगाल को ब्रांच को हम ऊपर की तरफ लेके जाते हैं। तो साउथ वेस्ट मानसून के लिए हमें इतना मार्क करना है। बट कॉम्पिटेंसी फोकस में अगर साउथ वेस्ट मानसून आया है तो आपको पेपर में नॉर्थ ईस्ट मानसून आ सकता है, जिसके लिए आपने ऊपर इंडिया के बिल्कुल एक्सट्रीम नॉर्थ में हमने वेस्ट साइड में जाना है, जहां से हम वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस को इंडिया में एंटर होता हुआ दिखाएंगे। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस इंडिया में, फिर इस तरफ से हमारे नॉर्थ ईस्ट विंड्स अंदर एंटर होंगी इंडिया के अंदर, और हम चाहें तो नीचे भी हमें 2 एरो दिखाने, क्योंकि आपको पता है कि फिर वो बे ऑफ बंगाल ब्रांच से पानी लेगा, मतलब और फिर इस तरफ से कोरोमंडल कोस्ट से बारिश होती हुई जाएगी। तो नॉर्थ ईस्ट को आपने दिखाना है पूरा घुमा के, जैसे साउथ वेस्ट को दिखाते हैं ऐसे ही। दोनों में से एक विंड हर साल आती ही है। मार्क एंड लेबल एन एरिया विद डेंस पॉपुलेशन, तो अगर साउथ में बोला है तो एक साउथ का केरला मार्क कर देंगे, नॉर्थ में बोला है तो हम यूपी मार्क कर देंगे। ये तो रहे आपके मैप रिलेटेड क्वेश्चंस। नाउ कमिंग टू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो कि आपको पता है अगेन आपके 10 मार्क कैरी करेंगे। और क्योंकि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट कोई ना कोई चैप्टर छोड़ भी रहे हैं, तो आप एमसीक्यू तो हर तरह से कवर करने की कोशिश कीजिए, नहीं तो आपके मार्क्स जो चैप्टर आपने नहीं किए हैं उनसे एसोसिएटेड क्वेश्चंस में कट जाएंगे। तो उन्होंने काफी अच्छे क्वेश्चंस दिए हुए, इसीलिए मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूं, हालांकि आंसर की भी दी गई है। नाउ नमामि गंगे योजना फोकसेस ऑन, मैंने अभी जो आपके साथ प्रेडिक्टेड क्वेश्चन की वीडियो ज्योग्राफी के लिए बनाई है उसमें भी मैंने ये क्वेश्चन उठाया है, इसीलिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। अबेटमेंट ऑफ पोल्यूशन इन रिवर गंगा के लिए लगाया गया नमामि गंगे योजना फोकस जो कर रही है। सेकेंड इज अबेटमेंट ऑफ पोल्यूशन इन रिवर गंगा एंड इट्स कंजर्वेशन। थर्ड इज अबेटमेंट ऑफ पोल्यूशन इन रिवर गंगा, इट्स कंजर्वेशन एंड रिजुविनेशन। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट, क्योंकि वाकई में वो अबेटमेंट ऑफ पोल्यूशन के लिए भी है, कंजर्वेशन के लिए भी है और रिजुविनेशन के लिए भी, यानी कि रिवर बेसिन मैनेजमेंट करी जा रही है, वाटर क्वालिटी को इंप्रूव किया जा रहा है, एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी के लिए काम किया जा रहा है। मैं भी अभी नियर पास्ट में वहां गई हूँ, बनारस भी मैंने विजिट किया, हरिद्वार भी विजिट किया। अगर आपको काफी टाइम हो गया गए हुए तो अगर आप वहां जाएंगे तो आपको इस योजना का इम्पैक्ट खुद ही नजर आ जाएगा।
The name of this yojana is Namami Gange Yojana. Next question. Its fiber is 100% biodegradable and environment friendly. तो दो ही होते हैं जो बायोडिग्रेडेबल और एनवायरमेंट फ्रेंडली होते हैं. अब आगे देखते हैं. इट हैज लो पेस्टिसाइड एंड फर्टिलाइजर नीड भी नहीं है. इट इज वाइडली यूज्ड इन एग्रीकल्चर कमोडिटी बल्क पैकेजिंग. जहां ये पैकेजिंग वर्ड आ रहा है तो आपको शायद समझ आ गया हो कि हम जूट के बारे में बात कर रहे हैं. इट इज मोस्टली कल्टिवेटेड इन द डेल्टा रीजन ऑफ वेस्ट बंगाल एंड बांग्लादेश. अब तो 100% क्लियर हो गया क्योंकि वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश के वहां पर सारा स्वैम्पी दलदल वाला एरिया के लिए बेस्ट सूटेड होता है हमारा जूट की कल्टीवेशन के लिए. ये डेल्टा रीजन परफेक्ट है. तो आइडेंटिफाई द फाइबर. दिस फाइबर इज जूट, जिसको हम पेपर में गोल्डन फाइबर के नाम से भी देख सकते हैं. तो गोल्डन फाइबर क्यों कहते हैं? बिकॉज ऑफ इट्स कलर एंड वैल्यू एज ए फॉरेन एक्सचेंज अर्नर. हम इससे बहुत पैसा कमाते हैं. ये बल्क पैकेजिंग के काम में आता है जूट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील प्लांट VISL आपने पढ़ा है. वो स्टार्टेड एज अ मैसूर आयरन वर्क ऑन 18 जनवरी 1923 को स्टार्ट किया गया था बाय नालवडी कृष्णराजा वोदियार एंड हिज दीवान सर मिस्टर विश्वेश्वरैया, यानी उनके दीवान थे ये. इट इज नाउ एज एन इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट अंडर द जुरिस्डिक्शन ऑफ स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, यानी SAIL के साथ अब ये एसोसिएटेड है प्लांट. तो उनके नाम पे उन्होंने रखा और बाद में ये अब बन गया स्टील अथॉरिटी के साथ. मींस द प्लांट जो है वो मैनेज्ड बाय सेल, यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया उसको मैनेज करती है एंड ऑन्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट. तो अब उससे पूछा गया विद रेफरेंस टू द अबव एक्सप्लेनेशन अंडर विच कैटेगरी डज VISL बिलोंग टू. अगर स्टील अथॉरिटी इसको मैनेज कर रही है इट मींस वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर है, यानी तो किसके आएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर बी, पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री. आपको पता है अगर प्राइवेट होती तो ऑन सिर्फ एक ही व्यक्ति का नाम होता. Next is read the two statement and select the correct option. One is the state of Maharashtra is emerging as the largest sugar producing state in India. Second statement है the black soil of Maharashtra is more fertile and well drained. So option number C is correct. S2 is a contributing factor to S1. क्योंकि महाराष्ट्र की मिट्टी फर्टाइल है, वेल ड्रेन्ड है, पानी भी है वहां पर, इसीलिए आज शुगर प्रोड्यूसिंग लॉबी बन चुका है महाराष्ट्र. अगर हम नॉर्थ इंडिया की बात करेंगे तो शुगर इंडस्ट्री कहां पर है? बिहार और यूपी में. एवरी ईयर द गेंजेस एंड द ब्रह्मपुत्र ब्रिंग मिलियंस ऑफ टन्स ऑफ सिल्ट इनटू द प्लेन्स ऑफ बांग्लादेश. सिल्ट मतलब चिकनी मिट्टी आ जाती है. They carve new courses every year. As a result, islands are created which last until they are washed away by fresh floods. These islands जो local बनते हैं, these islands are locally known as chars. तो बोल रहा है which of the following is the primary benefit provided by the chars for the local community. तो अगर वहां से मिट्टी आई है, आइलैंड बने हैं जिनको हमने चार्स कहा है, तो लोगों को क्या फायदा हो रहा है? लोकल लोगों को. रॉकी प्लेन्स फॉर स्मूथ मोबिलिटी, fertile soil for subsistence farming, the protection from man-eating tigers of nearby Sundarbans, deposition of mineral resources from the Himalayas such as precious stones का आना. तो लोकल लोगों के लिए क्या फायदा है? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, फर्टाइल सॉइल फॉर सबसिस्टेंस फार्मिंग, कि एटलीस्ट वहां पर वो बेयर जितना उनके लिए चाहिए उतनी फार्मिंग कर लेते हैं तो उनको फर्टाइल, आपने पढ़ा हुआ जब भी फ्लड आते हैं तो वो अच्छी फर्टाइल मिट्टी को बिछा देते हैं जिसकी वजह से वहां पर मिट्टी जो होती है वो फर्टाइल हो जाती है, रिजनरेट हो जाती है, जैसे हमने खादार और भंगार के डिफरेंस में भी पढ़ा हुआ है. River rafting is journeying on a torrential river on an inflatable rubber boat. Rivers originating at high altitude have torrential flow near their source. हाइट से आएंगी तभी तो प्रेशर के साथ आएंगी, उनको ग्रेविटी ज्यादा अपनी तरफ खींचेगी. Which of the following places would be suitable for river rafting? तो गोमती इन लखनऊ. अब लखनऊ क्या है? फ्लैट रीजन है, तो कैसे प्रेशर आएगा? हुगली इन कोलकाता, टाइडल फ्लैट्स है, मैनग्रोव्स हैं, लेकिन फ्लैट ही एरिया है ना. नेक्स्ट इज गंगा इन ऋषिकेश. तो आप सबको पता है कि गंगा जो है वो ऋषिकेश में उतरती है, तो ऊपर से उतर रही है, माउंटेन से नीचे आ रही है. आफ्टर ट्रेवलिंग टू लॉन्ग इन नैरो हिमालयन वैली द गंगा एमर्जेस फ्रॉम माउंटेन्स एट ऋषिकेश ओनली. तो जब वहां से आएगी तो बहुत हाइट की वजह से नीचे आएगी तो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी. यहाँ पर भी थोड़ी सी साइंस आनी ही है, तो यहाँ उसके अंदर टोरेंशियल फ्लो आएगा. तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट. नेक्स्ट इज साबरमती इन अहमदाबाद. तो अगेन वो फ्लैट एरिया हो जाएगा, इसलिए नहीं आएगा. In certain parts of India, glaciers are the main source of water. The people in these areas use an innovative water harvesting technique by diverting glacier streams into small tanks.
ये मैंने अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे, प्रेडिक्टेड क्वेश्चन में भी कवर किया है क्वेश्चन। बाय डाइवर्टिंग ग्लेशियर स्ट्रीम इनटू स्मॉल टैंक, तो ये नई इनोवेटिव वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक चलाई है। इट इज यूजुअली डन इन द इवनिंग व्हेन द ग्लेशियर्स आर रिलेटिवली मेल्टेड, थोड़े थोड़े पिघल जाते हैं तो शाम के टाइम ये काम किया जाता है। विच ऑफ दीज रीजन कुड बी प्रैक्टिसिंग दिस, कौन कर सकता है? खासी एंड जयंतिया हिल्स कहां पर है आपको पता है उसकी लोकेशन, वहां पर लगभग स्नोफॉल होता ही नहीं है। लद्दाख रीजन, जो कि इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट दिया है शिवालिक हिल, तो वो लोएस्ट एल्टीट्यूड है पार्ट ऑफ, अगर हिमालय की हम पैरेलल रेंजेस की बात करेंगे सबसे नीचे है, तो स्नोफॉल बहुत रेयरली होता है। और तराई रीजन में तो रेयर ही है, ये आपको पता है। तो लद्दाख रीजन जो ऑलमोस्ट जहां पर ज्यादा ग्लेशियर होंगे, यमुनोत्री गंगोत्री होंगे, तभी तो वो स्नो मेल्ट होगी, तो उनको ग्लेशियर से पानी मिलता रहेगा। नेक्स्ट इज द पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन अलोंगसाइड विच डिपिक्ट एन एनवायरमेंटल डिजास्टर दिखाया गया है जिसमें पानी आ रहा है और लैंड का बुरा हाल है। तो दिस इज ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, सॉइल इरोजन थ्रू लैंडस्लाइड से आपको मिट्टी का इरोजन दिखाया गया है। Next is which of the following figures is akin to the landform of Deccan Plateau? अब Deccan Plateau कैसा हो सकता है? आपको पूरी हिल दिखाई गई है, उसका एक एलिवेटेड पोर्शन दिखाया गया है, कर्व दिखाया गया है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी में आपको फ्लैट टेबल लैंड दिखाई गई है। और आपको पता है ये प्लेट्यू का मतलब ही क्या होता है, फ्लैट टेबल लैंड, जो बाकी सराउंडिंग से तो थोड़ा हाइट पे होती है लेकिन उसकी पीक्स नहीं होती हैं। तो ऑप्शन नंबर ए तो इनकरेक्ट हो गया क्योंकि पीक दिखा रहा है, सी में कर्व दिखा रहा है और बी में सिर्फ एलिवेशन या डिप्रेशन एक साइड दिखा रहा है। लेकिन हमारे को क्या चाहिए था, टेबल लैंड यानी फ्लैट लैंड चाहिए थी, तो वो डक्कन प्लेट्यू के लिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ऐसे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन हमारे लिए अब बहुत इंपॉर्टेंट है अगर हम खास करके सेंटम चाहते हैं ज्योग्राफी के पेपर में। तभी मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया पिछली वीडियो में कि आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ क्रैश कोर्स फॉर ज्योग्राफी only, near about 8 to 10 classes I will take in it, and I will try to cover all the important 5 chapters along with India map and the topography sheet also. The state of Arunachal Pradesh wants to encourage cottage industries in the state. Considering the natural resources and geographical factors of the region, such as its high rainfall and temperate climate, which of these crafts is the best option to pursue? कौन सी क्राफ्ट लेना चाहिए अरुणाचल प्रदेश की कॉटेज इंडस्ट्री के लोगों के लिए, क्या बेस्ट रहेगा? Ceramic pots and terracotta art, decorative shell article, bamboo and cane craft और brass metal craft, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, क्योंकि बैम्बू और केन क्राफ्ट ही वहां का मेन कॉटेज इंडस्ट्री है, जिसमें बास्केट्स बनती हैं, सस्पेंशन ब्रिजेस बनाए हैं उन्होंने, ज्वेलरी बनती है, बैग्स बनते हैं, हैट्स, फर्नीचर, वेपन्स मेड अप ऑफ बैम्बूज एंड केन के ही बनते हैं वहां पर। मैं सूरजकुंड का मेला लगता है यहाँ गुड़गांव के पास में, हरियाणा में ही, तो मैं उसको देखने जाती हूँ। वहां पर ऑल ओवर इंडिया सब जगहों से कॉटेज इंडस्ट्री की बहुत अच्छी रिप्रेजेंटेशन होती है वहां पे, हर साल फरवरी के मंथ में लगता है। इधर हमारे प्री बोर्ड चल रहे होते हैं, चेकिंग चल रही होती है और उधर वो लग रहा होता है, लेकिन मैं टाइम निकाल के जाती हूँ, बहुत अच्छा, पूरा इंडिया का उसमें वहां पर सब कुछ देखने के लिए मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से आपके पास एक डाटा दिया गया है, एमिनिटीज एंड एसेट्स इन असम फ्रॉम 2001 से लेकर 2011 तक का है। इस डाटा पे बेस करके आपने आंसर देने हैं। इन 2011 द रूरल हाउसहोल्ड इन असम मोस्टली यूज्ड वन ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेज ऑफ एनर्जी फॉर कुकिंग। 2011 में कौन से सोर्सेज यूज कर रहे हैं वो घर में कुकिंग के लिए, आइडेंटिफाई इट। तो बायोगैस, केरोसिन, फायरवुड और इलेक्ट्रिसिटी। तो अगर इसमें आप सेकंड कॉलम के टॉप उसमें रो में जाएंगे तो वहां लिखा है 80% ऑफ ओवरऑल असम पॉपुलेशन यूज फायरवुड और क्रॉप रेजिड्यू, काउ डंग, केक और कोल। तो यानी क्या यूज कर रहे हैं इनमें से, वो फायरवुड यूज कर रहे हैं। दिस इज अवर ऑप्शन नंबर सी। In next part, which of the following modes of transport dominated rural and urban Assam in 2011? Modes of transport. तो इसी के लास्ट कॉलम में, लास्ट उसमें रो में जाएंगे आप तो 55% ऑफ ओवरऑल असम पॉपुलेशन हैव बाइसिकल्स। तो हम 2011 की बात कर रहे हैं और यहाँ पर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट में सबसे मेन एसेट्स वाली लाइन में आपने देखना है कार, बाइसिकल, मोटरसाइकिल, बोथ कार एंड बाइसिकल। तो आपका ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट इस केस में, क्योंकि वहां पर आपको लिखा है 55% का मतलब है कि डोमिनेट मोड वही है। हाँ, नेक्स्ट इज असर्शन, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज प्रमोटिंग एंड प्लानिंग टू सेट अप मोर मिनी स्टील प्लांट्स इन इंडिया। रीजन इज मिनी स्टील प्लांट्स आर डिपेंडेंट ऑन इलेक्ट्रिक पावर, सो दे डू नॉट कॉज पोल्यूशन। तो क्या ये रीजन इसके साथ जस्टिफाई कर रहा है? दोनों ट्रू हैं, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू। रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, क्योंकि क्या दिया गया है कि मिनी स्टील प्लांट्स आर
आपको पता ही है डेट कैन बी जनरेटेड फ्रॉम रिन्यूएबल सोर्सेज से भी जो बन सकती है, क्योंकि वो इलेक्ट्रिक पावर पे डिपेंड करते हैं जो रिन्यूएबल सोर्सेज से ही बन जाती है. सो दे डू नॉट कॉज पोल्यूशन, और वी कैन ऑल्सो से दे आर इको फ्रेंडली. तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट. In part number 30, the Prime Minister of India inaugurated the newly constructed road between Bangalore and Mysore on March 12, 2023. It is 119 km long, 10 lanes. तो lanes से समझ जाओ, typically 6 lane या उससे ज्यादा वाली क्या होती है आपको पता है. Elevated है, access controlled road है. This road is meant to facilitate fast moving traffic between Bangalore and Mysore. Under which of the following categories does this road belong? State highway, expressway, district road, none of the above. So this is expressway. तो आपको पता ही है एक्सप्रेसवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नेशनल एक्सप्रेसवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसको ऑपरेट कर रही है, जो अंडर द मिनिस्ट्री ही आता है. नेक्स्ट assertion is helicopters are extensively used for rescue operations during natural calamities. Helicopter can hover, land in tight spaces and conduct vertical takeoffs and landings. This is the reason given. So option number B is again correct. Both assertion and reason are true, and reason is the correct explanation of the assertion. अगर आपने लास्ट चैप्टर पढ़ लिया है ट्रांसपोर्ट में तो आपने देखा होगा हेलीकॉप्टर्स के एडवांटेज में ये पॉइंट आया है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड विद फिल इन द ब्लैंक्स. द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर इन इंडिया इज मध्य प्रदेश. मध्य प्रदेश है 53% प्रोडक्शन दे रहा है. नेक्स्ट इज राजस्थान जो कि 43% कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है. The temperate forest in the Nilgiri, Annamalai and Talani hills are known as. इंडिया में किस नाम से जाना जाता है? टेम्परेट मीन्स डेसिडुअस फॉरेस्ट, जिनको रेन फॉरेस्ट भी हम बोलते हैं. तो इनको इन 3 जगहों पे यानी कि साउथ में है नीचे, तो शोलास के नाम से जाना जाता है. क्योंकि हम टेम्परेट बोलते ही क्योंकि ये ट्रॉपिक और पोलर रीजन के बीच में आते हैं, इसीलिए. A majority of Indian farmers are smallholders who cannot afford inputs like fertilizer and pesticides. They therefore practice, कुछ ज्यादा उन पास इनपुट्स नहीं है तो सबसिस्टेंस फार्मिंग करते हैं, जो बेयर उन्हीं के सर्वाइवल के लिए होती है. डैश आर कॉल्ड ड्राई क्रॉप्स एज दे सर्वाइव इन लेस वाटर. तो कौन होते हैं? मिलेट्स. मिलेट्स में आ जाती हैं हमारी सीरियल क्रॉप जैसे कि रागी, ज्वार और बाजरा. डैश वेजिटेशन बेल्ट कंसिस्ट ऑफ ट्रीज लाइक शीशम, सैंडलवुड एंड टीक. तो किस वेजिटेशन में बेल्ट में आते हैं ये? ट्रॉपिकल मॉनसून टाइप यानी कि ट्रॉपिकल डेसिडुअस वेजिटेशन टाइप बेल्ट में हमारे पास ये तीनों पेड़ देखे जाते हैं. आप इसको शीशम को इंडियन रोजवुड भी कहा जाता है. इंडियन रोजवुड या हार्डवुड भी कहते हैं. नेटिव टू इंडियन सब कॉन्टिनेंट ही है ये जो शीशम की लकड़ी होती है. बाकी इसके अलावा सैंडलवुड तो चंदन की लकड़ी है, टीक है, सल है, नीम भी है इनके अंदर. तो यही तो वेजिटेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कमर्शियली भी. आपने मेरी अगर वीडियो देखी तो आपको ये आंसर याद हो चुका होगा. Shelter belts are created to protect soil against dash erosion. तो shelter belt किसके लिए बनाया जाता है? Wind erosion के लिए. Wind break consisting of rows of trees planted perpendicular to the wind direction to intercept wind to reduce their velocity. अगर यहाँ पर ऐसे पेड़ लगे होंगे, हवा आएगी तो perpendicularly ट्री उनको रोक लेंगे तो उनकी velocity reduce हो जाएगी ताकि वो मिट्टी को उड़ा के फार्म से बाहर ना लेके जाएं. And also to check migration of sand dunes from the Thar desert. तो इस तरह के मेथड्स हम कर सकते हैं. वैसे विंड इरोजन इन्होंने पर्टिकुलरली शेल्टर बेल्ट दे दिया, अगर ना देते तो हमारे पास गली, कोस्टल इरोजन ऐसी टाइप्स भी इसके अंदर आ सकती थी. तो विद दिस आई कंक्लूड माय टुडेज वीडियो. फॉर फर्दर शॉर्ट क्वेश्चंस आई विल मेक अनदर वीडियो. थैंक यू फॉर वाचिंग टिल द एंड. कीप वाचिंग, शेयरिंग एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. एंड इफ यू आर रियली इंटरेस्टेड इन दैट क्रैश कोर्स you can ask me in the comment section. I am going to start it very soon. Thank you.